नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। मौसम की लुकाछिपी से घटा शहद का उत्पादन, बीजों की सही जानकारी के लिए किसान ले रहे प्रशिक्षण और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हो रही किन्नू की खेती। अब समाचार विस्तार से। नए साल से ही शुरू सर्द हवाओं से न केवल किसानों की खेती पर असर पड़ रहा है बल्कि शहद उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। सरसों में पर्याप्त मात्रा में फूल न आने से मधुमक्खियों को पर्याप्त परागण नहीं मिल पा रहा है। इस तरह मौसम की मार से पिछले 3 वर्षों में शहद उत्पादन में लगभग 35% कमी आई है। इसके साथ ही मधुमक्खी पालक भी शहद को कम दाम में बेचकर नुकसान उठा रहे हैं। इस समय सरसों की खेती ही मधुमक्खियों के भोजन का सबसे बेहतर स्रोत है, लेकिन आए दिन मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ती सर्द हवाओं के साथ पाले की वजह से सरसों की फसल में सही तरह से फूल नहीं बन पा रहे हैं और जो बन भी रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं। इसकी वजह से उनमें नेक्टर नहीं बन पा रहा है। इससे मधुमक्खियां परागण नहीं कर पा रही हैं और शहद निर्माण के परागण में लगातार कमी आ रही है। इसका सीधा असर शहद उत्पादन पर पड़ रहा है। अधिक ठंड होने की वजह से मधुमक्खियां बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाती हैं। मक्खियां परागण के लिए सुबह से निकल जाती हैं और पूरा दिन नेक्टर की तलाश में घूमती रहती हैं, लेकिन इस समय तापमान में आ रही गिरावट से वे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। मधुमक्खियों के भोजन के लिए जनवरी से मार्च का समय सबसे उपयुक्त होता है। इसके साथ ही नवंबर से फरवरी का समय तो इनके लिए और अधिक लाभकारी है, जब अच्छी मात्रा में परागण इकट्ठा किया जा सकता है। किसान खेती के लिए अच्छे बीज खरीद उनका सही से प्रयोग कर पाएं, इसलिए किसानों को बीजों के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग अभियान चला रहा है। बाराबंकी जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर निंदुरा ब्लॉक में राजकीय कृषि बीज भंडार पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में किसानों को बताया गया कि किसान खुद अपने खेत में बीज कैसे पैदा करें और कैसे उन्हें आगे के कई वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सके। बाजारों में दूर से ही अपने आकर्षक चटक नारंगी रंग से पहचाने जाने वाले किन्नू इस समय हर जगह आसानी से देखे जा रहे हैं और ग्राहक भी इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। पहले प्रदेश में ये फल पंजाब से मंगवाया जाता था, लेकिन अब प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान इसकी खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस साल प्रदेश में 1800 हेक्टेयर में लगभग 36,000 मीट्रिक टन किन्नू के उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। जहां एक और देशी संतरों के आने में अभी समय है, वहीं फल मंडियों में किन्नू ने इसकी जगह ले रखी है। प्रदेश में काफी किसानों ने संतरे की खेती के बारे में सोचा, लेकिन संतरे के लिए उचित जलवायु न होने की वजह से यह संभव नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने किन्नू की खेती करना शुरू किया। प्रदेश की जलवायु के हिसाब से किन्नू की खेती की जा सकती है। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार इस समय किन्नू ही बाजार में ज्यादा आ रहे हैं। प्रदेश के हमीरपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, आगरा, चित्रकूट, इटावा, झांसी आदि क्षेत्रों में किसान किन्नू उगा रहे हैं। इसका फल नवंबर में तैयार होता है, जबकि उस समय कोई और फल नहीं आता है। संतरा भी उस समय तक नहीं तैयार हो पाता है। इसी वजह से बाजारों में इसी की मांग बनी रहती है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं का भाव लखनऊ की मंडी में 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,850 रुपए, सीतापुर में 1,860 रुपए और रायबरेली में 1,840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल का भाव लखनऊ की मंडी में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,300 रुपए, सीतापुर में 2,250 रुपए और रायबरेली में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उर्द का भाव लखनऊ की मंडी में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 7,540 रुपए, सीतापुर में 7,350 रुपए और रायबरेली की मंडी में 7,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अरहर का भाव लखनऊ की मंडी में 6,400 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 7,000 रुपए, सीतापुर में 6,650 रुपए और रायबरेली में 6,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू का भाव लखनऊ की मंडी में 520 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 560 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 510 रुपए और रायबरेली में 530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह से प्याज के भावों पर नजर डालें तो प्याज का भाव लखनऊ की मंडी में 910 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 950 रुपए, सीतापुर में 980 रुपए और रायबरेली की मंडी में 930 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
टमाटर का भाव लखनऊ की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 840 रुपए, सीतापुर में 880 रुपए और रायबरेली में 830 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बैगन का भाव लखनऊ की मंडी में 750 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 810 रुपए, सीतापुर की मंडी में 840 रुपए और रायबरेली की मंडी में 800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज के आधुनिक युग में सफल किसानों की सफलता का राज है कम लागत में उन्नत खेती करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और उन्हीं में से एक है मशरूम की खेती। लेकिन मशरूम की खेती कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र जी, जो कि वैज्ञानिक हैं उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए पहला सवाल यही है कि मशरूम क्या है? मशरूम एक साधारण प्रकार की वनस्पति है जो फफूंदी के अंतर्गत आती है, और फफूंदी में ही कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनको हम मशरूम के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। मशरूम किन किन प्रकार के होते हैं और कितनी प्रजातियां जी, हैं? बड़ा ही सामयिक प्रश्न किया आपने। प्रकृति ने हमको लगभग 2000 प्रकार के मशरूम से दिए हैं। अच्छा। जिसमें से 200 के आसपास मशरूम्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने भोजन में और औषधियों के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच गए लगभग 1800 प्रकार के मशरूम, इसमें से कुछ मशरूम्स अत्यंत विषैले होते हैं। अतः किसान भाइयों या आम नागरिकों को मैं सलाह देता हूं कि कभी भी इधर उधर जो जंगली रूप से मशरूम निकले हैं, बिना जानकारी के उनका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि कुछ मशरूम्स विषैले हो सकते हैं और फिर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा, अभी आपने बताया 2000 प्रकार के मशरूम होते हैं, 200 प्रकार के हम खा सकते हैं, 18 प्रकार की किसान भाई उनकी खेती कर सकते हैं। तो जो जहरीले मशरूम हैं, क्या वो किसी अलग तरह से दिखते हैं? उनकी पहचान कैसे की जाती है? देखिए, सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है वो पहचान नहीं कर सकता कि कौन सा मशरूम खाया जाने वाला है और कौन सा मशरूम जहरीला है। इस पे स्थानीय लोग जिनको जानकारी होती है वही इस्तेमाल करते हैं। बिना जानकारी के हमको कहीं भी किसी भी प्रकार का मशरूम जो जंगली रूप में उगता हुआ पाया जाता है उसको निकालकर अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या ये जंगली रूप के जो मशरूम हैं, क्या ये कहीं अलग जगह पे पाए जाते हैं या हर जगह मिल सकते हैं? ये सब जगह मिल सकते हैं। हर मशरूम्स का अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग तापक्रम में उगते हैं और ये कहीं भी मिल सकते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छा मशरूम कौन सा है जिसकी खेती करके हमारे किसान भाई को ज्यादा लाभ पहुंच सकता है? देखिए, सामान्य तौर पर अपने यहाँ पर 4 प्रकार के मशरूम की खेती की जाती है। सबसे पहले तो बटन मशरूम, जिसका कुल उत्पादन में लगभग 32% भाग होता है। इसके अलावा ढिगरी मशरूम, दूधिया मशरूम और पुआल मशरूम। बटन मशरूम की खेती सामान्य तौर पर हम जब इसकी बुआई करते हैं 22 से 25 डिग्री तापक्रम पर, और इसके बाद जब इसमें मशरूम निकलना शुरू होता है उसमें 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। ढिगरी मशरूम की खेती 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। दूधिया मशरूम की खेती 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर, और पुआल मशरूम की खेती 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर की जा सकती है। तो क्या कोई नियमित मौसम भी है, सुनिश्चित मौसम है जिसमें इस मशरूम की खेती की जाए? जी, सारे मशरूम्स जितने मैंने बताए अलग अलग तापक्रम पर होते हैं। और जैसे बटन मशरूम की खेती है, इसकी बुआई सामान्य तौर पर आप अक्टूबर में कर सकते हैं, और एक बार अक्टूबर में बुआई होने के बाद जब तक तापक्रम हमारा उपयुक्त रहता है लगभग पूरी फरवरी भर इसका उत्पादन मिलता रहता है। मतलब कहा जाए तो नमी के मौसम में? जी, नमी और तापक्रम दोनों चीजें आवश्यक हैं। उचित नमी वातावरण में और उचित तापक्रम, हर मशरूम अलग अलग तापक्रम पर होता है और उसी पे इसकी खेती आसानी से हो सकती है। अच्छा, अगर बात करें खेती की तो किन किन बातों को दिमाग में रखना जरूरी है? देखिए, हम बात करेंगे जो सबसे प्रमुख मशरूम हमारा है बटन मशरूम। इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमको कंपोस्ट बनानी पड़ती है। और कंपोस्ट बनाने के लिए हमको जो सामग्री आवश्यक होती है उसके लिए गेहूं का भूसा और गेहूं का चोकर, DAP उर्वरक होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया, इन सब की एक निश्चित मात्रा होती है। और इसके साथ कुछ हमारे कीटनाशक रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक निश्चित प्रक्रिया होती है कंपोस्ट बनाने की। उस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब करीब 28 से 30 दिनों में हमारी कंपोस्ट तैयार होती है। और जब एक बार कंपोस्ट तैयार हो जाती है फिर इसकी हम लोग भराई करते हैं। भराई और बुआई साथ साथ होती है। जब इसकी बुआई करते हैं, हमको जितना हमने सूखा भूसा लिया है उसका करीब 2 से 2.5% मशरूम के बीज की आवश्यकता होती है। और मशरूम के बीज के विषय में आपको बता दूं, इसका बीज सामान्य किसान अपने आप नहीं तैयार कर सकता, प्रयोगशाला में इसका बीज तैयार होता है।
क्योंकि जो मशरूम की फफूंदी वो विशेष प्रकार से गेहूं, ज्वार या बाजरा के दानों पर इसको तैयार किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और जिससे हम लोग किसान को मशरूम का बीज देते हैं और उसी से बुआई करते हैं। अच्छा, अभी आपने नाम लिया कंपोस्ट का, शायद ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तो कंपोस्ट किस तरह से तैयार किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? कंपोस्ट बनाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम है। जितनी अच्छी कंपोस्ट बनती है उतना ही अच्छा उत्पादन है। कंपोस्ट बनाने के लिए फार्मूला है, जैसे इसको किसान भाई कहीं लिख सकते हैं। 3 कुंटल गेहूं का भूसा, 30 से 40 किलोग्राम गेहूं का चोकर, 9 किलोग्राम DAP, 4.5 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 30 किलोग्राम जिप्सम। इस सब को हम लोग मिला लेते हैं, गेहूं भूसे में पानी छिड़कते हैं, और जब नमी अच्छी प्रकार से हो जाती है तब सारी सामग्री का एक ढेर बना देते हैं, और इस पे एक निश्चित अंतराल पे इसकी हम पलटाई करते रहते हैं, और इसमें करीब समय लगता है आपका 28 से 30 दिन। जो पलटाई का हमारा तरीका है, सबसे पहली पलटाई हम करते हैं ढेरी बनाने के 6वें दिन बाद, दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन, चौथी पलटाई 18वें दिन, इसके बाद 22वें दिन और 25वें दिन, फिर 28वें दिन इसकी 8वीं पलटाई की जाती है। तब जाकर हमारी कंपोस्ट तैयार होती है, और एक बार जब कंपोस्ट तैयार हो जाती है तब इसमें हम स्पान की बुआई करते हैं। अच्छा, अब ये सबसे बहुत एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बीज डालने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, जब हम एक बार बुआई कर लेते हैं फिर इसमें फफूंदी फैलनी शुरू होती है। सबसे पहले हमने बुआई किया, बुआई करने के बाद जो कंपोस्ट की खुली सतह है इसके ऊपर हम फार्मलिन से भीगा हुआ अखबार बिछा देते हैं, और उसके ऊपर पानी डालते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। सिंचाई जो पानी देते हैं बहुत ही हल्की सिंचाई होनी चाहिए, अखबार हमारा गीला बना रहे, और नमी कंपोस्ट के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब पानी अगर कंपोस्ट के अंदर पहुंचता है तो फिर इसकी फफूंदी मरने लगती है। सावधानी ये रखनी पड़ती है कि पानी अंदर न जाए और अखबार हमारा सूखे भी नहीं, क्योंकि अगर अखबार सूख जाएगा तो फिर जो कंपोस्ट में उपस्थित नमी है वो उड़ जाएगी, और फिर हमें को मशरूम उत्पादन में दिक्कत होगी। एक बार जब हम बुआई करते हैं तो करीब हमको 20 से 25 दिन का समय लगता है फफूंदी फैलने में। जब फफूंदी हमारी अच्छी तरह से फैल जाती है तब फिर हम एक प्रक्रिया होती केसिंग करते हैं। अब केसिंग क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, केसिंग एक विशेष प्रकार की मिट्टी तैयार करते हैं हम लोग, जिसकी 1.25 से 1.5 इंच मोटी परत इस मशरूम की जो कंपोस्ट है जिसमें फफूंदी अच्छी तरह फैल चुकी है उसकी खुली सतह पर बिछाते हैं। और केसिंग सॉइल तैयार करने के लिए हम सामान्य तौर पर 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक तो बाग की मिट्टी और गोबर की खाद, 2 साल पुरानी सड़ी गोबर की खाद बराबर मात्रा में लेते हैं, और इसको फार्मलिन नामक रसायन से जीवाणु रहित कर लेते हैं। इसके अलावा हम धान की जली हुई भूसी, 3 भाग धान की जली हुई भूसी और 1 भाग गोबर की खाद मिलाकर भी केसिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। इस तैयार सॉइल की, इस तैयार केसिंग मिट्टी की 1.25 इंच से 1.5 इंच मोटी परत कंपोस्ट की खुली सतह पर बिछाते हैं, और केसिंग जब एक बार करते हैं उसके करीब 10 दिन बाद हमारा इसमें उत्पादन मिलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, केसिंग का अभी आपने केसिंग का नाम लिया है, तो केसिंग कितना महत्वपूर्ण है किसान भाई के लिए मशरूम की खेती में? देखिए, किसान भाइयों के लिए बता दूं, केसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप केसिंग नहीं करेंगे बटन मशरूम का उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि जो भी प्रक्रियाएं आपने बताई हैं इस टाइम मशरूम से रिलेटेड, तो क्या इनका कहीं प्रशिक्षण भी दिया जाता है किसान भाई अगर हमारा प्रशिक्षण लेना चाहे तो? किसान भाइयों के लिए आवश्यक ये है कि मशरूम की खेती से पहले विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण के लिए आप उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। सभी जिलों में हमारे उद्यान विभाग के दफ्तर हैं, आप वहां पर जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं या उद्यान के इंस्पेक्टर हैं, विभाग के निरीक्षक हैं, उनसे आप संपर्क कर लें, आपकी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं सलाह देता हूं कि बिना प्रशिक्षण के मशरूम की खेती आप न करें, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी काम है और इसमें आपको प्रशिक्षण आवश्यक होता है। अच्छा, अक्सर हमारी फसलों में कीट लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, तो क्या मशरूम में भी कुछ बीमारियां लग सकती हैं या लगती हैं? सामान्य तौर पर मशरूम में कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मशरूम हाउस में जालियों में अगर नहीं लगी होती, खिड़की दरवाजे पे जाली नहीं होती, तो मशरूम हाउस में पहुंच जाते हैं और मशरूम के गंध से आकर्षित होकर इसमें अपने अंडे देते हैं, और इन अंडों से बाद में सुड़ियां निकलती हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई कीट पतंगों से बचने के लिए जो भी खिड़की दरवाजे और रोशनदान मशरूम ग्रह के, इस पे आप मच्छरदानी की जाली लगाएं, जिससे कीट पतंगे अंदर न घुस पाएं, और समय समय पर इसमें रसायनों का छिड़काव करें। मशरूम में जहां हमने लगा रखा है उसको छोड़ते हुए आप उसमें छिड़काव करें, और विषम परिस्थितियों में हम इसमें मशरूम में भी मैलाथियान एक रसायन आता है, 1 मिलीलीटर मैलाथियान
1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम मशरूम की तोड़ाई कर लें उसके बाद छिड़काव करें और अगले 5 से 7 दिनों तक इसमें से जो भी मशरूम निकलेगा इसका प्रयोग हम ना तो खुद खाने में करेंगे, ना बाजार में बेचेंगे, ना किसी दूसरे को करने देंगे। इस तरह जो मशरूम निकलता है दवा छिड़कने के तुरंत बाद उसको जमीन के अंदर दबा देंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। अच्छा, मशरूम की कटाई या तोड़ाई की बात करें तो क्या उसका कोई अलग प्रक्रिया है? बिल्कुल अलग उसकी प्रक्रिया। देखिए, कभी भी मशरूम को सीधे हाथों से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा। हमको करना ये कि इन 2 अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से हम मशरूम की घुंडी को पकड़ेंगे और घड़ी की सुइयों की दिशा में या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। अच्छा। इससे हमारा मशरूम टूटकर बाहर निकल आता है और इसके बाद इसमें नीचे वाले हिस्से में जो थोड़ी सी कंपोस्ट और केसिंग सॉइल लगी होती है उसको काट कर अलग कर देते हैं, बाकी पूरे मशरूम को धो लेते हैं। अच्छा। और साथ साथ उस कंपोस्ट में जो एक गड्ढा बन जाता है उस पे पुनः केसिंग सॉइल भर देते हैं, जिससे वहां पर मशरूम निकलता रहे और उत्पादन अच्छा होता रहे। साफ पानी से मशरूम को धोने के बाद हम इसको पॉलीथीन में पैक करते हैं। पॉलीथीन जो विशेष प्रकार की पॉलीथीन होगी, पॉलीप्रोपिलीन के बैग होते हैं। 200 ग्राम से 250 ग्राम की पैकिंग आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी बाजार में डिमांड हो, बाजार की जो मांग हो उसके अनुसार आप तैयार करिए। और जिस पॉलीथीन में हम पैक करेंगे, जिस पॉलीप्रोपिलीन के थैले में पैक करेंगे, उसमें 10 से 12 छोटे छोटे छेद होने चाहिए, जिसमें हवा का आवागमन बना रहे और उत्पादन आपका जो मशरूम है अधिक समय तक आपका ताजा बना रहे। अच्छा, अभी आपने हमें तोड़ने की प्रक्रिया बताई कि हाथ को घुमा के तोड़ना है। जी, अगर कोई किसान भाई हमारा उसको सीधे खींच देता है तो उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? जब किसान भाई सीधे खींचते हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे रेशमी धागों की तरह इसकी फफूंदी पूरी कंपोस्ट में फैली होती है। अच्छा। और वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेरी सलाह यही है कि कभी भी खींच कर न तोड़ें और इसको घुमाकर घड़ी की सुइयों की दिशा में या घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाकर तोड़ें। अच्छा, किस तरह का दिखे हमारा मशरूम जब उसको तोड़ाई की जाए? देखिए, मशरूम को खिलने से पहले ही तोड़ना है, क्योंकि एक बार जब मशरूम खिलकर छाता की तरह बन जाता है तब इसमें नीचे इसके जो स्पोर्स होते हैं काले काले इसमें गिल्स दिखाई देते हैं और इसमें बाजार में आपको मूल्य नहीं मिलता और इसको लोग सामान्य तौर पर फिर कहने लगते हैं कि कुकरमुत्ता और इसका खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। खाने में इस्तेमाल आप करिए, कोई नुकसान नहीं होगा, किंतु जब एक बार मशरूम हमारा खिल जाता है तो उसका बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यक ये है कि मशरूम को खिलने से पहले ही तोड़ें और पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दें। अच्छा, बात की जाए अगर स्टोर की, तो क्या मशरूम को स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक के लिए? इसका जो स्वयं का अपना सेल्फ लाइफ है इसकी बहुत कम होती है, इसलिए मशरूम को तोड़ने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। और सामान्य तौर पर शीत गृह में या कोल्ड स्टोरेज में या फ्रिज में इसको 2 से 3 दिनों तक अच्छी तरह से रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसमें टाइम होता है, 2 से 3 दिन बाद इसमें कलर इसका जो सफेद रंग है ये थोड़ा सा मटमैला पड़ने लगता है और बाजार में इसका मूल्य कम मिलता है। तो हमारे शरीर के बारे में अगर बताएं कि बटन मशरूम अगर हम सेवन करते हैं बटन मशरूम का, तो हमारे शरीर को कितना फायदा, कितना लाभदायक है? देखिए, मशरूम प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है और मशरूम की जो प्रोटीन है इसकी विशेषता ये होती है कि हम दूसरी प्रोटीन जैसे दाल की प्रोटीन ले या दूध की प्रोटीन ले या मांस मछली की प्रोटीन ले, उसका जो पाचन उसकी प्रक्रिया है बहुत जटिल होती है। और कुल प्रोटीन जो इस्तेमाल करते हैं, दाल की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन या मीट की प्रोटीन, मांस प्रोटीन जो है, तो ये बमुश्किल 25 से 30% शरीर हमारा पचा पाता है, बाकी पूरा का पूरा प्रोटीन शरीर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि मशरूम की जो प्रोटीन है इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें करीब 70% तक प्रोटीन हमारा शरीर पचाता है और शरीर को ज्यादा फायदा पहुंचता है। इसके अलावा मशरूम में आयरन, मैग्नीशियम, मैगजीन और कई तरह के दूसरे विटामिन और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने मशरूम से जुड़ी बहुत सी जानकारी आज हमें दी। तो किसान भाई, ये थी डॉक्टर साहब की मशरूम से जुड़ी जानकारियां। अब हम आपको मिलवाते हैं एक मशरूम उत्पादक हमारे किसान भाई अजय यादव से, जो खुद मशरूम की खेती करते हैं। आइए जानते हैं कि वो कैसे मशरूम की खेती करते हैं। मेरा नाम अजय यादव है, मैं अजराइलपुर इटौंजा लखनऊ का रहने वाला हूँ। एक बार मैं लखनऊ गया सब्जी मंडी, वहाँ हमको मशरूम बिकता हुआ दिखा। फिर हमने सोचा इसकी हम भी खेती करें, तो हमने इधर उधर देखा तो हमें कहीं पता नहीं चला। फिर एक व्यक्ति ने हमको बताया कि आप अलीगंज उद्यान जाइए और वहाँ से इसका प्रशिक्षण मिलेगा। फिर हम अलीगंज गए, फिर वहाँ से हमको इसके बारे में बताया गया। तो हमने सबसे पहले 10 कुंटल भूसे पर इसकी शुरुआत की। फिर इसकी ये कंपोस्ट बनी। कंपोस्ट का समय लगभग 28 से 30 दिन का होता है। जब हमारी कंपोस्ट बन गई,
फिर हमने भूसे को रैक पर डाल दिया। डालने के तुरंत बाद हमने स्पान करके पेपर को ढका। उसी पेपर पर पानी की 2 बार लगभग स्प्रे करते थे नमी। इससे ये होता था कि हमारे भूसे कंपोस्ट में जो नमी है वो बरकरार रहे। उसके बाद हमारे भूसे में पूरी तरह से मैक्सिलियम फैल गई। फिर हमने उसमें केसिंग में गोबर की सड़ी हुई खाद और एक हिस्सा राख को डाला, भूसी वाली राख को डाला। फिर उसको ट्रीटमेंट किया। उसमें 1 लीटर फार्मोलिन, बवस्टीन, नुआन, M45 और DSP पाउडर भी डाल करके उसको 36 से 48 घंटे तक बंद रखा। फिर उस केसिंग को हमने फैला दिया। फैलाने के बाद जब उसकी खुशबू निकल गई, फिर हमने उसकी केसिंग कर दी। केसिंग करने के लगभग 11 से 15 दिन के बाद हमको कहीं कहीं मशरूम दिखने लगे। फिर उसके 4-6 दिन के बाद पूरे में मशरूम फैल गया। फिर हम उसको बराबर तोड़ते रहे। तो इसका सिस्टम ये है कि मशरूम 1 महीने में लगभग 3 बार जमता है। यदि बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाता है तो 3 बार जमता है, नहीं तो 2 बार तो जमता ही जमता है। फिर इसमें क्या होता है, हम बड़ा मशरूम तोड़ करके काटते हैं, फिर धुल करके 200 ग्राम का पैकिंग बना करके मार्केट में बेचते हैं। हमारी लागत इस बार 80 कुंटल है, यानी कि 8 टन भूसे की कंपोस्ट है। इसमें हमारी लागत 1,20,000 लगी है। लागत निकाल करके पूरी सीजन में मान के चलिए 6 महीने में हमको 2,40,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। इसको सब्जी वाली दुकानें हैं छोटी छोटी, वो भी 2-2, 4-4 किलो लेती हैं। और उसके बाद जो हमारा शेष मशरूम बचता है उसको टेढ़ी पुलिया, गल्ला मंडी, दुबग्गा, हनीमैन अन्य जगहों पर बेच देते हैं। मैं बटन मशरूम पैदा करता हूं और डिंगरी आस्टर जो है उसकी मार्केट में कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो इसलिए हम डिंगरी मशरूम को नहीं उगाते हैं। बटन मशरूम ये देखने में अच्छा लगता है और इसकी सब्जी बढ़िया बनती है, तो लोग लखनऊ में बटन मशरूम को ही अच्छा मशरूम समझते हैं और ये आसानी से बिक जाता है। धान गेहूं में क्या होता है, उसमें कम पैसा मिलता है। इसमें जो है लागत का 2 गुना प्रॉफिट हो जाता है। इसमें हमारा 1,20,000 रुपये लगा है, तो हमको शुद्ध मुनाफा 2,40,000 हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं आज के मौसम समाचारों पर। बीते सप्ताह के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का अधिकतम तापमान 17.0 से 22.0 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 1.0 से 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 5.2 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वाष्पीकरण की औसत दर 2.1 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही तथा अपराह्न को विभिन्न दिशाओं से रही। आने वाले दिनों का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति लगभग 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर पश्चिम रहेगी। यह मौसम गाजर का बीज बनाने के लिए उपयुक्त है, अतः जिन किसान भाइयों ने फसल के लिए उन्नत किस्मों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग किया है तथा फसल 90 से 105 दिन की होने वाली है, वे जनवरी माह के प्रथम पखवाड़े में खुदाई करते समय अच्छी लंबी गाजर का चुनाव करें जिनमें पत्ते कम हों। इन गाजरों के पत्तों को 4 इंच का छोड़कर ऊपर से काट दें। गाजरों का भी ऊपरी 4 इंच का हिस्सा रखकर बाकी को काट दें। अब इन बीज वाली गाजरों को 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 6 इंच के अंतराल पर लगाकर पानी लगाएं। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई से 10 से 15 दिन पूर्व खेत में 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद डालें। 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश आखिरी जुताई में डालें।
पौधों की रोपाई अधिक गहराई में ना करें तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। प्याज की फसल में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम आधारित कृषि समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।